So children, let's start with Unit 3 Social and Political Life और इसका हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. व्हाट इज डाइवर्सिटी, ये आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द इंट्रोडक्शन. You see thousands of people around you. They do not look alike. कितने लोग हमारे आसपास होते हैं. Thousands and thousands of people are there around us. लेकिन सभी देखने में एक जैसे नहीं होते. They are different from one another in their physical appearance. उनका जो physical appearance होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है. They think differently. They have different skills. The languages they speak, the cultures they honor, the customs and the beliefs they value, the religions they follow and the caste they belong to all differ. सभी चीज़ें अलग होती हैं. उनके स्किल्स अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके कल्चर जिसे वो फॉलो करते हैं, जिसे वो ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो अलग होता है. जो कपड़े वो पहनते हैं वो अलग होता है और जो कस्टम्स एंड बिलीव्स वो फॉलो करते हैं वो सभी कुछ अलग होता है. Being different from one another is termed as diversity. और एक दूसरे से ये जो भिन्नता होती है इसे कहा जाता है diversity. Now children, let's read about the diversity in India. इंडिया में, हमारे भारत देश में जो भिन्नताएं हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. India is a vast country. It is the birthplace of several religions of the world. Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और ये जन्मभूमि है बहुत सारे अलग अलग रिलीजियंस की भी, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म. People of other religions like Christianity and Islam also live in India. और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी इंडिया में रहते हैं. There are 24 languages spoken by people of India. और इंडिया के जो लोग हैं वो कितने लैंग्वेजेस बोलते हैं? 24 languages. Several dialects also exist in India. Thus, India is full of diversities in people, religions, language, cultures, customs, beliefs, lifestyles, food, etc. और हमारा जो देश है भारत, उसमें ये सभी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं. Many different ethnic, racial, political and religious groups exist in India. अलग अलग groups भी हैं इंडिया में. We Indians do many similar things in different ways. हम भारतीय जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी करते हैं परंतु अलग अलग तरीकों से. Linguistic diversity. क्या होती है ये linguistic diversity? The Linguistic Survey of India records as many as 179 languages and 544 dialects. जो लिंग्विस्टिक सर्वे है इंडिया का उसके रिकॉर्ड में 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं जिस तरह से बोली जाती है. Among the Dravidian languages, Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam are popular. अब जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेज पॉपुलर है, फेमस है. सिमिलरली अमंग द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी एंड उर्दू आर प्रोमिनेंट. और जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ये हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस 24 लैंग्वेजेस इन द कंट्री. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज की हैं कितनी लैंग्वेजेस? वो हैं 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस. Many foreign languages like Arabic and Persian are also in use. हमारे भारत देश में अरबिक और पर्शियन का भी यूज़ किया जाता है. ये हैं foreign languages. Next comes the religious diversity. All the main religions of the world are found here along with religions which are born here. जितने भी मेन रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के वो सभी हमारे भारत देश में हैं और दूसरे रिलीजन्स भी हैं. Every religion has its own way of worshipping. वर्शिप करने के, पूजा करने के सभी रिलीजन के अलग अलग तरीके हैं. Many beliefs, superstitions, cults and gods and goddesses are worshipped here. Hinduism, the religion of the majority, has a number of cults and creeds. जो हिंदुइज्म है वो मेजॉरिटी में है, जो रिलीजन मेजॉरिटी में है वो है हिंदुइज्म इंडिया का.
There have been religious reformers like Kabir, Nanak and Chaitanya who have preached synthesis of religions. बहुत सारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रिलीजन्स की सीख दी है, जैसे कि कबीर, नानक और चैतन्य. द प्रिमिटिव ट्राइब्स हैव देयर ओन रिलीजन. जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल लोग्स हैं, आदिवासी, उनका अपना रिलीजन होता है. Various fairs and festivals are also observed in many parts of the country. Even Hindus differ widely in respect of observance of fairs and festivals. अलग अलग तरह के फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं हमारे देश में. Next is the cultural diversity. The variations in climatic condition, land structure and political setup have resulted in considerable differences in dress, food, habit and social customs and practices. अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसकी वजह से हमारे जो ड्रेस हैं, पहनावा जो है हमारा, या फूड हैबिट है या सोशल कस्टम्स है, वो अलग अलग हैं. The dress of the people of Rajasthan due to heat is bound to differ from that of the people of Kashmir due to cold. अब राजस्थान में गर्मी के कारण और कश्मीर में ठंड के कारण इन दोनों जगह का जो पहनावा है वो अलग है. इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कल्चर जो है वो है इंडियन कल्चर. There is hardly any culture in the world that is as varied and unique as that of India. इंडिया की तरह का यूनिक और वेरिड जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं. Diversity in economic activities. When early man discovered the art of farming, he did not have to wander here and there in search of food, as he knew how to grow food through cultivation. जब अर्ली मैन ने ये आर्ट ऑफ फार्मिंग करने की कला जब सीख ली, तो उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे क्या आ गया था, उसे फूड ग्रो करना आ गया था थ्रू कल्टिवेशन. As time passed, man realized that there was no need for all the people to engage themselves in agriculture. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों को ये एहसास होने लगा कि सभी लोगों को एक ही तरह के एग्रीकल्चर में एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है. एग्रीकल्चर सभी को करना ज़रूरी नहीं है. When man started living in groups, his activity was confined to primary activities like farming, fishing, hunting, etc. जब लोग ग्रुप्स में रहने लगे तो वो क्या करने लगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने लगे, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग. Soon he thought of making some useful things with the raw material which he acquired from nature. अब धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया कि कुछ यूजफुल चीज़ें बनाई जाएं, ऐसी काम की चीज़ें बनाई जाएं किससे, जो रॉ मटेरियल नेचर से प्रोवाइड हो रहा था, उसको नेचर से मिल रहा था, उससे. This thought gave rise to secondary activities such as weaving, dyeing, sewing, carpentry, pottery, etc. और जब ये सोचना शुरू किया इंसान ने, तब किस चीज़ का जन्म हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी का जन्म हुआ. कौन कौन सी थी वो, वीविंग, डाइंग, सूइंग, कार्पेंट्री, पॉटरी. The third type of activity was tertiary occupations, in which people offered their services in lieu of payment. और तीसरी तरह का जो एक्टिविटी डेवलप हुआ वो था टर्शरी ऑक्यूपेशन, जिसमें कि लोग अपनी सर्विसेज देते थे और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता. These activities include engineering, teaching, banking, etc. अब ये जो टर्शरी ऑक्यूपेशंस थे उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, इंजीनियरिंग, टीचिंग, बैंकिंग, ये सब चीज़ें टर्शरी ऑक्यूपेशन में आती हैं. These three types of economic activities are prevalent in society and they support diversity. और यही तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रेवलेंट हैं हमारी सोसाइटी में. Now the political diversity. The lack of unity among the Indian rulers encouraged invaders to attack India. जब इंडियन रूलर्स में
एकता की कमी होने लगी तो जो इन्वेडर्स थे बाहर से लोगों ने अटैक किया इंडिया पे। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ जनपद्स। लेटर वैदिक पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया था उसको अलग अलग जनपद्स में डिवाइड कर दिया गया। Some of the regions like the extreme south never came under northern rule and always remained independent under local dynasties. अब उन रीजन्स में से कुछ रीजन ऐसे थे जो एक्सट्रीम साउथ के रीजन्स थे वो कभी भी नॉर्दर्न रूल के अंडर नहीं आए और वो इंडिपेंडेंट रहे, हमेशा इंडिपेंडेंट रहे अंडर लोकल डायनेस्टीज। Even in the face of foreign invasion or a common enemy, the Indian rulers did not unite. जब फॉरेन इन्वेजन हुआ या कोई कॉमन एनिमी ने अटैक किया तब भी इंडियन रूलर्स आपस में एकजुट नहीं हुए। Glorification of local rulers has always encouraged separatist tendencies. जो separatist tendencies का मतलब है कि अलग रहना, लोगों की मदद ना करना, दूसरे राज्यों के राजाओं की मदद ना करना। तो ये जो लोकल रूलर्स थे, जब ये लोकल रूलर्स रूल कर रहे थे तो इन्होंने बढ़ावा दिया सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को। Foreign invasions were chiefly responsible for political disunity and fragmentation of the country. जो political disunity हुई कंट्री में और fragmentation हुआ कंट्री का, उसके responsible कौन थे? वो foreign invasions जो हुए थे। The natural barriers of hills and rivers largely determined the different political and cultural units into which India was divided. जो natural barriers कौन कौन से? hills, rivers, ये largely determine the different political and cultural units. These natural divisions favored the growth of local and regional spirit and fostered separatist tendencies. Now let's read a case study, geographical features of Ladakh and Kerala. लद्दाख और केरला के geographical features पढ़ते हैं। Ladakh is a cold desert. It is a union territory of India that lies in the north of India and to the east of Jammu and Kashmir. लद्दाख एक cold desert है और ये एक union territory है इंडिया का जो कि कहाँ है? north of India and east of Jammu and Kashmir. In this region, very few trees can grow and very little agriculture is possible because of less rainfall and snow-covered land for a large part of the year. अब लद्दाख में बहुत कम पेड़ उगते हैं क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बहुत कम रेनफॉल होता है या स्नो कवर्ड लैंड होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए पूरे साल। In this region there is a great scarcity of drinking water. People depend on the melting snow during the summer season. अब यहाँ बहुत कम पानी मिलने की वजह से, स्कैसिटी है यहाँ पानी की कमी होने की वजह से, जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो स्नो मेल्ट होती है उससे जो वाटर मिलता है उनको, उस पे डिपेंड करते हैं। People rear special kind of goats. Goats की rearing करते हैं, special type of goats होते हैं। Their hair produces pashmina. गोट की जो हेयर है उससे क्या मिलता है? पश्मीना। Shawls made of pashmina cost a lot of money. The hair of the goat is collected carefully by the people of Ladakh. और जो शॉल बनते हैं पश्मीना के वो बहुत कॉस्टली होते हैं। Due to less availability of food grains, the people eat only meat and milk products. क्योंकि यहाँ फूड ग्रेन्स बहुत कम उगते हैं, बहुत कम मिलता है, इसलिए लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं यहाँ के? मीट एंड मिल्क। ईच फैमिली हैज़ सम गोट्स, काउस एंड याक्स। हर फैमिली के पास थोड़े गोट्स, काउस और याक्स होते हैं। Although the landscape of the mountainous desert of Ladakh is dry and barren, it attracts traders. यहाँ का जो माउंटेनियस लैंडस्केप है डेजर्ट ऑफ लद्दाख का, ये वैसे तो ड्राई और बैरन है, लेकिन ये किसको अट्रैक्ट करता है? ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। इट वॉज रिगार्डेड अ गुड रूट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स कैरीड रॉ सिल्क, कार्पेट्स, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस टू अदर रीजन्स। और यहाँ से ट्रेडर्स ये सब चीज़ें लेकर जाते थे।
Many Muslims and Buddhists live in Ladakh. Ladakh is known as Little Tibet. लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, Little Tibet. Ladakh is very rich in its oral tradition. Both Muslims and Buddhists are part of this tradition. और इस tradition के part कौन-कौन हैं? Buddhists और Muslims. Next is the case study of Kerala. Kerala is situated in the southwest of India. It has a long coastline facing the Arabian Sea on one side and hills on the other. केरला साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में है और इसकी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किसकी तरफ फेस करती है? अरेबियन सी को फेस करती है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे है हिल्स. द फर्टाइल लैंड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ऑफ द रीजन आर एप्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस which along with fish and vegetables makes a staple diet for the people. अब यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ ज़मीन और मॉइस्ट क्लाइमेट, ये बिल्कुल परफेक्ट है कल्टीवेशन के लिए राइस की और फिश एंड वेजिटेबल्स, जो कि एक स्टेपल डाइट बनाती है लोगों के लिए. अ रिच वैरायटी ऑफ स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, पेपर एंड कार्डमम is grown on the hills. इसके hills में ये spices grow किए जाते हैं. Spices played a lead role in making this region an attractive place for traders. और यहाँ की famous spices की वजह से ही ये एक attractive place बन गया है traders के लिए. The sea route to India from Europe was discovered by the Portuguese when Vasco da Gama, the explorer, landed in Calicut with his ship. Ibn Battuta also travelled here a little less than 700 years ago. 700 years से थोड़े कम years पहले इब्न बतूता भी यहाँ आया था. He wrote a travelogue in which he has given a description of the lives of people because of all these various historical influences in Kerala. All the major religions, Hinduism, Islam, Judaism, Christianity and Buddhism are practiced. यहाँ की जो historical influence है, अलग अलग तरह के historical influences की वजह से ये सभी religions यहाँ practice में हैं. Ladakh and Kerala are two quite different regions in terms of their geographical features such as location, climate and terrain. Location, climate और terrain को अगर देखें तो लद्दाख और केरला दोनों अलग अलग regions हैं in terms of these geographical factors. But the history of both regions has seen similar cultural influences. For Chinese and Arab traders influenced both of them. लद्दाख और केरला के जोग्राफिकल फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन इन्होंने सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखी हैं. चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स दोनों को इन्फ्लुएंस किया है लद्दाख और केरला ने. द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन एंड पश्मीना ऑफ लद्दाख ऑलवेज हैव अट्रैक्टेड ट्रेडर्स. Similarly, the geographical conditions of Kerala are quite suitable for the cultivation of spices. Thus, it is clear that both the geographical and the historical factors influence the diversity of a place. किसी भी जगह की geographical और historical factor जो है वो influence करती है वहाँ की diversity को. Fine children? Need of diversity. Diversity is there in every natural thing and human being, and we cannot ignore it because diversity means variety, and variety adds spice to life, making it more lively and colorful. अब diversity जो है वो एक बहुत natural चीज़ है human being के लिए भी और किसी चीज़ के लिए भी, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, और वैरायटी जहाँ होती है वहाँ लाइफ में स्पाइस ऐड होता है और वो किसी भी चीज़ को या लाइफ को और भी लाइवली और कलरफुल बनाता है. इमेजिन इफ वी हैव टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे, wear the same kind of dress always, how dull life would become. अगर हमें एक ही तरह का खाना खाना पड़े रोज़, एक ही तरह के कपड़े डेली हमें पहनने हो तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाए. Let us discuss the factors which bind all the people of India with a single chain to
constitute one nation. अब ये सब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को, इंडिया के लोगों को एक साथ बांधे हुए हैं एक सिंगल चेन में, जिससे कि हमारा एक नेशन है. फर्स्टली द जियोग्राफिकल यूनिटी. ऑल द डिस्टिंक्ट फिजिकल डिविजन्स आर इंटरडिपेंडेंट. जितने भी फिजिकल डिविजन्स हैं वो सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. द सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर इन द हिमालयाज बट देयर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द प्लेन्स. अब रिवर सोर्सेज तो हिमालय से है, लेकिन उसका पानी कहाँ यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए? प्लेन्स में. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री. और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो पूरे कंट्री में यूज होती है. टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टी, कॉफी etc. आर फाउंड इन द हिली रीजन्स बट यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, ये सब उगते कहाँ हैं? हिली रीजन्स में. लेकिन यूज़ कहाँ होते हैं? कंट्री में हर पार्ट में, इंडिया के हर पार्ट में यूज़ किए जाते हैं. So we can conclude that the resources of all these different divisions make our country a united nation and a well-knit geographical unit. Next comes the cultural unity. Different types of festivals are celebrated with great pomp and show in every part of the country, regardless of the feeling whether these festivals are celebrated by Hindus or Muslims. अब अलग अलग तरह के जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो बहुत पॉम्प एंड शो के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है हर एक पार्ट में कंट्री के, बिना ये देखे कि ये फेस्टिवल हिंदूज का है या मुस्लिम्स का है. In the whole country, people have similar ideas regarding the performance of marriage rites, the place of women in society, respect for elders and ancestors, etc. पूरी कंट्री में लोगों के एक ही थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं इन सभी चीज़ों को लेके. All these facts prove that the culture and the civilization in the whole country share the same feature. ये सभी चीज़ें क्या प्रूव करती हैं कि जो कल्चर है और सिविलाइजेशन है पूरी कंट्री में, हमारे पूरे देश में, वो एक ही तरह के फीचर्स शेयर करते हैं. दिस इज हाउ द कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया इज established. Now the political unity. India as a whole is considered as one unit. एक ही यूनिट कंसिडर किया जाता है इंडिया को, एक देश. In ancient times, many kings were eager to establish their rule over India. Some of the sultans of Delhi like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq tried to overcome the whole of India. अब इंडिया एक यूनिट है और एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे राजाओं ने, वो बहुत ईगर थे अपना राज्य, अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में. उनमें से सुल्तान ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, उन्होंने पूरे इंडिया में कब्जा करने की कोशिश की. Ashoka also could bring almost the entire country under his authority. From the year 1947, when India got its freedom, it has been governed by the same system of administration, the same laws and constitution. अब 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब से अब तक सेम सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. Therefore, this political unity has proved more effective and more powerful than before. Next comes the religious unity. In spite of diverse religions, all the citizens of India are free to adopt the religion of their choice. हमारे देश में अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, डाइवर्स रिलीजन्स हैं, लेकिन जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो फ्री हैं कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए अपनी चॉइस का. It also allows people to preach their religion, और अपने रिलीजन को प्रीच करने की भी इजाज़त है. Even freedom of worship is granted to all citizens as a fundamental right. हर एक सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो वर्शिप कर सके, उसको फ्रीडम है वर्शिप करने की. Briefly, we the people of India are bound by a common bond, that is the bond of being Indian.
हम सभी लोग, हम सभी भारतवासी जो हैं, भारत में रहने वाले लोग जो भारतवासी हैं, वो एक कॉमन बॉन्ड से बंधे हुए हैं और वो है भारतीय होने का बॉन्ड। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Pandit Jawaharlal Nehru has entitled India with the phrase Unity in Diversity. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये फ्रेज दिया इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी शुड बी रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। As the proper standing of a body depends on the backbone, similarly the progress of a country depends on its unity. बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से एक बैकबोन हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस बनाता है, हमें सीधे खड़े रहने में मदद करता है, वैसे ही ये अलग अलग चीज़ें होने के बाद भी हमारे इंडिया में ये जो बैकबोन है हमारा डाइवर्सिटी का, यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये मदद करता है पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए। In spite of the diversity of religions, castes and cultures, languages, color, lifestyles, beliefs, etc., India remains one nation. हमारे देश में कितने अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, कास्ट है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, इसके बाद भी हमारा जो देश है वो एक राष्ट्र है। To sum up, diversity has a hidden thought of unity behind it and binds our nation tightly. डाइवर्सिटी के पीछे ही छुपा हुआ है एकता का राज, ठीक है? अनेकता में एकता जो है वो डाइवर्सिटी के पीछे ही छुपी हुई है। Now children, few terms to learn. Diversity, a difference in something as opinion, race, religion, caste, language, etc. Culture, the customs, values, music, art, language and traditions of a country. Society, a group of two or more communities. Now let's recapitulate once what we have read in this chapter. We are different from one another in looks, language, caste, religion and historical backgrounds. Many geographical and historical factors are responsible for the existing diversity in India. Diversity prevails in our everyday environment such as family structure, economic activities, language, caste and religious beliefs. There is a great need of diversity as humans have been endowed with different skills and interests. Despite the diversity in different spheres of Indian life, there is a bond of unity which binds the people closely who constitute one nation. Unity in diversity is the main characteristic of India. Now some exercise time children. Take the correct options. Ladakh is the main center of cotton, jute, silk, pashmina. It's the main center of pashmina. Ladakh is also known as Little Kashmir, Tibet, Kerala, Arab. It's known as Little Tibet. How many languages are recognized by the Constitution of India? कितने languages recognize किए हैं Constitution ने? 22, 23, 21, 24. There are 24. Hindus offer prayer in a temple, church, gurudwara, monastery, temple. Now children, fill in the blanks with the appropriate words. India is a country of great diversity. It's a country of great diversity. Weaving, dyeing are called activities. These are the secondary activities. Secondary activities. Diversity is a dash tool. It's a powerful tool. We should recognize diversity as our unity. Diversity is our unity. Invaders invaded India because of lack of dash in Indian rulers. Lack of unity in Indian rulers. Fine? State whether true or false. Diversity adds beauty to our life. Yes, true.
Kerala is known for its spices. True. Services offered in place of payment are called tertiary activities. Yes, this is also true. All humans are endowed with the same skills and interests. No, false. F. Ladakh is a hot desert. Yes, children, this is true. So children, thanks for watching the video. I hope you all have understood it very well. So let's meet soon with a new chapter, something new to learn, something new to understand. Till then, stay blessed, keep learning and keep growing. Bye-bye.